नमस्कार। मैं नील सकरवाल और आज की क्लास में हम कक्षा 11 का जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा चैप्टर संख्या 3 सरल रेखा में गति चल रहा था। तो आज की जो क्लास है हम इसी पे कॉपी पे ही करेंगे, बोर्ड अपने पास नहीं है इस समय, तो इसी पर देखेंगे। जहाँ तक हमने कर लिया था उसके अंदर हमने गति, जो सरल रेखा में गति है उसमें गति के प्रकार पढ़ लिए थे, उससे संबंधित वेग, विस्थापन, दूरी, चाल, ये सब की डेफिनेशन, त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, वेग, इनकी परिभाषाएं पढ़ ली थी। और उसमें हमने दो बहुत महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स पार्ट किए थे, वो थे अवकलन और समाकलन, वो कर लिए थे। समाकलन का यूज़ जो है वो काफ़ी होगा, अवकलन का जो यूज़ है वो भी काफ़ी होगा 11वीं में और 12वीं में भी, इसलिए वो दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। वो अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप डे 19 और 20 शायद हमारे वही थे। आज हम डे 21 में हैं, डे 21। तो मैं आपको यहाँ इसी पेपर बोर्ड के सारे पेज के सारे ही आपको आज की क्लास बताऊँगा। उम्मीद है सभी को, किसी को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखने में जो विजिबिलिटी प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगी, और जो रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल है वो भी मेरे बिल्कुल पास रखा है, तो शायद वॉल्यूम की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो साउंड की थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती थी इसमें। जैसे ही अपने पास बोर्ड की व्यवस्था होगी तो फिर बाकी क्लासेस कंटिन्यू उसी तरह से रखेंगे। इसमें हम आगे लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमने अवकलन समाकलन कर लिया था, उसके बाद में आता है इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो गति की समीकरणें। गति की समीकरणें, न्यूटन ने गति की 3 समीकरणें दी थी, उनके हम डेराइव करेंगे, फिर उनके यूजेस देखेंगे, उनसे न्यूमेरिकल किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो हम बात करेंगे। तो हम समाकलन विधि से ही सोल्व कर रहे हैं गति की समीकरणें। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गति की समीकरण। इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड किससे? बाय इंटीग्रेशन मेथड। दो तरीके हैं, एक इसका ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ भी हमने इसी चैप्टर में हमने पढ़े थे, ग्राफ डे 21 है, सॉरी डे 21, इसी चैप्टर में हमने ग्राफ पढ़े थे। अब आगे हम बात कर रहे हैं गति की समीकरणों के बारे में, इंटीग्रेशन मेथड, बाद में हम ग्राफिकल मेथड भी बात करेंगे। इंटीग्रेशन मेथड में हम केवल जो है वो कैलकुलेशन की बात करेंगे, यानी गणितीय विधि से समीकरणों कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ग्राफ में हम एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से ही सिंपल मैथमेटिक्स लगाकर सोल्व कर देंगे। इसे इंटीग्रेशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। हमें अगर समाकलन गणित नहीं आती है फिर हमें ये सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, पहले हमें वो सीखनी पड़ेगी, इसीलिए एक क्लास उसी की हमने की थी। अगर जो डायरेक्ट इस पे डे 21 पे आ रहे हैं तो वो पहले डे 20, डे 19 जो है अवकलन समाकलन की क्लासेस वो देख लें, वरना आपको यहाँ दिक्कत रहेगी इस क्लास में। सबसे पहले लेते हैं प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू, वी नो दैट u प्लस AT। क्लास में आ जाती है ये बातें, फिर भी हम इसको प्रूफ करेंगे और बाद में इन इक्वेशंस का यूज कैसे करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। इसके लिए देखें, हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लेकर चलेंगे त्वरण की परिभाषा से। जो होती है v इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ जो हम डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, क्या मतलब है उसका। एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन कब होगा? जब कोई भी व्हीकल चलेगा तब उसकी स्पीड में परिवर्तन होगा। यानी अगर गाड़ी रुकी हुई है तो उसकी वेग 0 है, अपने आप उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर गाड़ी गतिशील अवस्था में है, मूविंग कंडीशन में है,
तो उसकी स्पीड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, यानी उसमें वेग में चेंज होगा तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को त्वरण कहेंगे। इस बात की ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें, हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें लिमिट्स की ज़रूरत रहती है कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चेंज हो रही है। तब हमारे पास यहाँ दी नहीं होगी वैल्यू, हमें उसको लेकर चलना पड़ेगा कि क्या कंडीशन हो सकती है, उससे क्या रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ से इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में चेंज करें समाकलन में, तो dt को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, तो dv इज इक्वल टू आ गया a इंटू डी टी, dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। ये हमें दे दे इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन करने के लिए हमें लिमिट चाहिए, LHS में भी वेग है तो हमें पता होना चाहिए कि वेग स्टार्टिंग से एंड तक कैसे चेंज होगा, t है तो t के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा। अब बात कर रहे हैं जब t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 है तो वेग क्या होगा, वेग होगा प्रारंभिक वेग, जिसको अपने किससे लिख सकते हैं, u से लिख सकते हैं। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि गाड़ी जो है वो किस कंडीशन में है, गतिशील कंडीशन में है। गाड़ी जो किस कंडीशन में, गतिशील अवस्था में है। तो गतिशील अवस्था में जब गाड़ी चल रही है, मान लो बाइक का एग्जांपल है, बाइक चल रही है, हम उसको उसी समय उसका वेग देखते हैं, स्पीड देखते हैं कि 60 पे चल रही है मान लो, तो उस स्पीड को देखने के लिए ऐसा नहीं है भी हमें गाड़ी पहले रोक के साइड में लगानी पड़ेगी फिर हम उसको स्पीड को देखें, ऐसा नहीं है, हम चलते हुए उसको देख लेते हैं। तो उसको देखने में भी कहें कि टाइम कंज्यूम हुआ है, तो वो जो टाइम है दैट इज नेग्लिजिबल, उसको हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, वो नगण्य है, यानी उस समय कुछ ना कुछ वेग है। तो ये बात आई कहाँ से है, ये आई है इससे, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt से। गाड़ी गतिशील अवस्था में, a बता रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन चलती हुई गाड़ी में ही वेग में परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब जब t बराबर 0 यानी किसी समय जब हमने उसका वेग देखा है तो उस समय उसका जो वेग है कुछ ना कुछ है, वो क्या है, u है। जब t बराबर t हो जाता है तो वेग जो है वो अंतिम वेग हो जाता है, जिसको हम क्या लिखेंगे, v। इट मीन्स u इज ए इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज ए फाइनल वेलोसिटी, यानी आफ्टर सम टाइम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे बाद जब हम देखें तो उसका वेग जरूरी नहीं है उतना ही मिले, पहले की तुलना में कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो आ गई लिमिट कि जब t इज इक्वल टू 0 है तो वेग क्या है, u है, t इज इक्वल टू t है तो वेग क्या है, v है। इसका मतलब क्या हुआ कि समय तो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, फ्रॉम 0 टू t, और वेग कहाँ से चेंज हो रहा है, फ्रॉम u टू v। तो समीकरण 1 का क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 का समाकलन कर दें, क्या आ जाएगा, u टू v dv इज इक्वल टू a 0 टू t dt। ये हमने इंटीग्रेशन में बात कर ली थी बहुत डिटेल से, आप पहले वो क्लास ज़रूर देख लेना अगर इंटीग्रेशन नहीं आते हैं, क्योंकि 11वीं में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो पहले आप इंटीग्रेशन ज़रूर सीख लें। फिर भी थोड़ा सा तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ, पूरी क्लास हम इसके बीच में नहीं कर पाएंगे। कि ये इस तरह से dt dv du लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ d के साथ जो वैल्यू लिखी है उसके रिस्पेक्ट में उसके सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, t के सापेक्ष। या v लिखा है तो इसका मतलब इधर का समाकलन किसके सापेक्ष है, v के सापेक्ष। या एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जैसे t की फॉर्म में लिख देता हूँ, समाकलन ऑफ t की पावर n dt है, तो इसका समाकलन होता है t की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी उसमें पावर जो है वो क्या कर देते हैं, जो भी घात है उसकी उसमें 1 जोड़ देते हैं और डिवाइड में भी वही वैल्यू आ जाती है। जैसे मान लो t की पावर 3 है तो समाकलन हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4, ये क्या इसका समाकलन आ जाएगा। अब देखें, अब यहाँ कहें कि यहाँ तो t नहीं है, इसका मतलब t नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ t की पावर 0 लिख सकते हैं, t की पावर 0। यहाँ क्या लिख सकते हैं, v की पावर 0।
किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए हम ये बात लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर यही फॉर्मूला लग गया वापस कि टी की पावर n+1, तो टी की पावर क्या आ जाएगा, टी की पावर 0+1 डिवाइड में 0+1। इसका मतलब क्या है, टी की पावर 1/1। तो 1 को डिवाइड करते हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ इसका मान क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, इसी तरह से जब v की पावर 0 है तो इसमें v की पावर 0+1/0+1, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, v आएगा। सिंपल है। ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई में तो हम कह सकते हैं कि 1 है मल्टीप्लाई में, और 1 का इंटीग्रेशन वही होता है जिसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t आएगा, v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v आएगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं इसको। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आ गया v, कहाँ से, u से v, लिमिट लगा दो इज इक्वल टू a, और ये t कहाँ से, 0 से t। तो जैसे हमने इंटीग्रेशन कर दिया, यानी जब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आपने लिख दिया इसका मान, तो उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल हटा देना है, dt dv ये भी कोई काम के नहीं है। ये भी क्या शो करते हैं, इंटीग्रेशन को शो करते हैं, तो इनको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट। किसकी जगह, जिसके रेस्पेक्ट में समाकलन हुआ है उसकी जगह। तो v की जगह v रखेंगे, माइनस v की जगह u रखेंगे, इज इक्वल टू a, फिर यहाँ t की जगह t रखेंगे, माइनस t की जगह 0 रखेंगे। तो ये रख देंगे v माइनस यू इज इक्वल टू a t। v इज इक्वल टू लें, अगर अपने v इज इक्वल टू लें तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। और ये क्या है, ये ही गति की प्रथम समीकरण है। ठीक है, समीकरण 2 किसको व्यक्त करती है, लास्ट में रिजल्ट लिख दो, लास्ट में आप समीकरण 2 गति की प्रथम समीकरण को व्यक्त करती है। ये इसका रिजल्ट हो गया। एक बार फिर रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर लेते हैं अपने इसको। यहाँ से देखें, प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये सिद्ध करना है हमें। तो देखो हमने ये त्वरण की डेफिनेशन ही क्यों ली, हमने वेग की नहीं ली, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स देखो क्या आ रहा है, v आ रहा है, u आ रहा है, e आ रहा है, t आ रहा है। यानी यहाँ विस्थापन की फॉर्म में दूरी के रूप में कोई रिजल्ट नहीं है। अगर हम वेग की परिभाषा लेकर चलते तो उससे ये रिजल्ट कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वेग की परिभाषा में क्या आता है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो अगर इक्वेशन हमें विस्थापन की फॉर्म में चाहिए, जो कि नेक्स्ट इक्वेशन हम करेंगे, तब हमें वेग की परिभाषा की जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सी अप्लाई करनी है और कैसे पता चलेगा। हमारे पास इक्वेशन जो रिजल्ट्स हैं वो यू टी ए में है, इसलिए हमने ए की फॉर्म लिया जिसमें वी आ गया और टी भी आ गया। और वी क्या है, अंतिम वेग है। अपने इसको जब लिमिट लगाएंगे तो वेग कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल चेंज होता है, इसीलिए इनिशियल को यू लिख देते हैं, फाइनल को वी लिख देते हैं। तो यू भी इसके अंदर अपने आप आ जाएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन एक्स इसमें कहीं से भी नहीं आ सकता है, इसलिए एक्स वाली वैल्यू को हमें नहीं लेना। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या सोल्व कर रहे हैं, उसके लिए क्या वैल्यू लेके चलनी है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये लिमिट वाला, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी हम 2 समीकरण और पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तो उसके अंदर भी हम ये बातें फिर लेकर चलेंगे। तो अगर आप इन बातों को समझ लेंगे ध्यान से, तो फिर आपको करने में दिक्कत किसी तरह की नहीं आने वाली है। आप इजी वे में लिमिट्स निकाल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 से करेंगे देखेंगे, तो अपने को माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये कौन सी कंडीशन है, ये किसी भी व्हीकल की मूविंग कंडीशन है। तो ये नहीं है भाई t इज इक्वल टू 0 में तो कोई स्पीड हो ही नहीं सकती, यानी मूविंग कंडीशन है, वहाँ वेग चेंज हो रहा है, इसका मतलब गाड़ी चल रही है तो किसी न किसी स्पीड पर चल रही है। तो इनिशियल कंडीशन में जब हमने चलती हुई गाड़ी में स्पीड देखी है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल, वो क्या है, u है। और आफ्टर सम टाइम व्हेन t इज इक्वल टू t, देन वेलोसिटी कैन बी चेंज, दैट इज v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। देन टेक इंटीग्रेशन between the limits from u to v and 0 to t, and by integration ध्यान रखना आपको
कि जब कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो 1 का कर रहे हैं, वही वैल्यू आएगी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी, और वी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वी। हमने इंटीग्रेशन ले लिया। इंटीग्रेशन लेने के बाद में v में u से v इंटीग्रेशन है, a एज इट इज। यहाँ t किया है, इंटीग्रेशन t आ गया, तो 0 से t इसकी लिमिट है। तो v माइनस यू, पहले अपर लिमिट रखनी है, v की जगह v रखेंगे, v माइनस v की जगह u रखेंगे, a एज इट इज, t की जगह t रखेंगे, माइनस t की जगह 0 रखेंगे। तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये जो है वो गति की प्रथम समीकरण है। ये है समाकलन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गति की द्वितीय समीकरण, जो समाकलन विधि के द्वारा है। काइनेमेटिक्स का ये जो पार्ट है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एक तो गति की समीकरण हमें डेराइव करना बाय इंटीग्रेशन मेथड, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जरूर आता है, हाफ ईयरली में और एनुअल एग्जाम दोनों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से इन इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएं। तो पहले हम तीनों इक्वेशन डेराइव करेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल क्लास स्पेशली इन्हीं पर रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स की किस तरह के आते हैं, किस तरह की कंडीशंस ली जाती हैं। तो तब तक आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें, लिखें, नोट्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर दिक्कत आए तो। जब तक हमारे पास बोर्ड नहीं है, यानी स्कूल शुरू नहीं होती है, तब तक शायद इसी तरह से चलेगा ये सिस्टम। कोशिश करेंगे दिक्कत नहीं आए, अपने क्लास से रेगुलर चलती रहे, मेथड कोई भी हो। तो किसी तरह को किसी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करके कोशिश करेंगे डालने की, या फिर प्रॉब्लम क्लास ज़रूर लेंगे। इस चैप्टर को भी हम पूरा करने के बाद प्रॉब्लम क्लास रखेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, 11वीं क्लास के बच्चों को इन क्लासेस से जोड़ दें, ताकि शुरू में जो सिलेबस है इसीलिए धीमी गति से किया जा रहा है, 12th पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ तो बाद में उनको दिक्कत नहीं आए, फिर कंटिन्यूटी ईजी वे में रहेगी। पढ़ते रहिए बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।